हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान करें आप सभी का ये जो साल है खुशियों भरा हो। तो पिछली दो वीडियो में मैंने जो है 16 महाजनपदों के बारे में डिस्कशन किया था और उसके बाद यानी कि जो कल की वीडियो थी उसमें मैंने जो 16 महाजनपद के समय जो गणराज्य थे 10 गणराज्य उनके बारे में डिस्कशन किया था। तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं महाजनपद काल के समय में किस प्रकार से जो मगध है उसका उदय हुआ। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं, मगध का उदय और उस पर किन किन शासकों ने जो है राज्य किया और किन किन वंशों ने भी जो है इस पर राज्य किया। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो मगध है उसका उदय किस प्रकार से हुआ और जो मगध राज्य है उसके उदय के कारण क्या क्या थे। तो चलिए शुरू करते हैं मगध साम्राज्य का उदय किस प्रकार से हुआ। सबसे पहले शुरू करते हैं मगध साम्राज्य के जो उदय के क्या क्या कारण थे। मगध साम्राज्य जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व तक विस्तार और इसका उदय हुआ। 6ठी शताब्दी से 4थी शताब्दी तक मगध साम्राज्य का उदय और विस्तार हुआ। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं मगध साम्राज्य के उदय के कारण। मगध की भूगोलिक स्थिति। मगध की भूगोलिक स्थिति ये पहला कारण है। मगध की भूगोलिक स्थिति, जो मगध राज्य है उसकी जो राजधानी थी राजगृह और पाटलिपुत्र। राजगृह और पाटलिपुत्र। ठीक है, जो राजगृह था वह पहाड़ियों से और जो पाटलिपुत्र था वह नदियों से घिरा हुआ था। ठीक है, तो यानी कि जो मगध राज्य है जिसकी राजधानी थी राजगृह और पाटलिपुत्र, जो राजगृह था ये पहाड़ियों से घिरा हुआ था और जो पाटलिपुत्र नदियों से घिरा हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए जो है मतलब इसे पहाड़ियों और नदियों की प्रोटेक्शन मिली हुई थी। नदियों के कारण जो है कोई भी बाहरी हमलावर जो है इस पे अटैक नहीं कर सकता था, कोई भी बाहरी हमलावर इन पे हमला नहीं कर सकता था। इसीलिए इनके जो शासक थे, इनके जो राजा थे, उनको अपनी शक्ति बढ़ाने का जो है अवसर मिला था और उन्होंने इस बात का फायदा उठाया भी। उन्होंने इस बात का फायदा उठाया और उन्होंने अपने मगध साम्राज्य को जो है बहुत दूर तक फैलाया। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, अपने सेना का गठन किया और इस प्रकार से उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ा लिया। ठीक है, क्योंकि उन्हें प्रोटेक्शन थी पहाड़ियों की और नदियों की, कोई भी बाहरी हमलावर जो है उन पे अटैक नहीं कर सकता था क्योंकि उस पे अटैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए जो है उनके जो शासक थे उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाया और मगध साम्राज्य का जो है विस्तार किया। ठीक है, उन्होंने अपनी सेना का गठन किया, सेना का गठन किया और अपने राज्य को बढ़ाया, यानी कि साम्राज्यवाद, ठीक है, को बढ़ावा मिला इससे। साम्राज्यवाद का क्या अर्थ होता है? साम्राज्यवाद का अर्थ होता है कि अपने राज्य को बढ़ाना। ठीक है, कोई भी जो प्रदेश होता था, मतलब कोई भी जो राजा होता था, अगर किसी भी कमजोर मतलब जो राज्य है उस पर जब अटैक करता था, उसको पराजित करता था, तो उसे पराजित करने के पश्चात वह उसका राज्य भी अपने साम्राज्य में मिला लेता था। ठीक है, तो इस प्रकार से वह अपनी शक्ति को बढ़ाता था। तो अपनी शक्ति को बढ़ाना और दूसरे जो राज्य थे उन पे भी कब्जा करना, उनको अपने राज्य में शामिल कर लेना, उनको अपने राज्य में मिला लेना, इसी को जो है साम्राज्यवाद कहा जाता है। इस प्रकार से जो मगध की स्थिति थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है आर्थिक संपन्नता। आर्थिक संपन्नता, ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट है आर्थिक संपन्नता। तो जो मगध राज्य है उसमें कृषि
उद्योग और व्यापार बहुत उन्नत अवस्था में थे, ठीक है। और इसीलिए जो है राज्य को भरपूर कर की प्राप्ति होती थी, भरपूर कर की प्राप्ति होती थी, ठीक है। जिससे जो मगध के शासक थे उन्होंने अपनी सेना का गठन किया और अपने राज्य को बढ़ाया, अपने राज्य का विस्तार किया। तो जो मगध शासक थे यानी कि जो मगध प्रदेश था, ठीक है, वह कृषि, उद्योग और व्यापार उस समय जो है मगध में बहुत ही उन्नत अवस्था में था, बहुत ही अच्छे मतलब कंडीशन थी। इसीलिए जो राज्य है उसे भरपूर कर मिलता था, ठीक है, क्योंकि अगर जो किसान है उनकी फसल भी बहुत अच्छी हो रही है, व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है, जो लोग हैं उनके काम भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई भी शासक उनसे कर लेगा, टैक्स लेगा, तो वो डेफिनेटली देंगे क्योंकि उनके पास पैसा है, क्योंकि उनके पास जो है उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही। उनका जो व्यापार है जो भी वो कर रहे हैं, या उनका जो काम है जो भी वो कर रहे हैं, या जो कृषि या खेती बाड़ी का काम है जो भी वो कर रहे हैं, उनसे उन्हें बहुत ज्यादा आमदन हो रही है क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। क्योंकि जो मगध साम्राज्य उसमें ये तीनों ही जो है बहुत उन्नत अवस्था में थे, बहुत अच्छी कंडीशन में थे, ठीक है। तो इसीलिए जो है अगर राज्य उन पर कर लगाता था तो वो कर बहुत आसानी से दे देते थे, ठीक है। तो इसीलिए जो है राज्य जो था उसको भी भरपूर कर की जो है प्राप्ति होती थी। इसी करके जो है जो उन्होंने जो राज्य था उन्होंने सेना का गठन किया, बहुत सारे सैनिक जो है उन्होंने इकट्ठा किए, यानी अपनी सेना को बढ़ाया, और जिससे उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े, जिससे जो है उनके राज्य का विस्तार हुआ। युद्ध जब उन्होंने लड़े तो उन पर विजय भी प्राप्त की, ठीक है। तो जिससे उन्होंने जिस भी राज्य को पराजित करते थे तो उस पर वे अपना कब्जा कर लेते थे और अपने राज्य को बढ़ाते थे, उसे अपने राज्य में शामिल कर लेते थे। इस प्रकार से उनके राज्य का भी विस्तार होता गया और मगध जो है एक शक्तिशाली जो है राज्य बन गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सैनिक संगठन। अब जो मगध राज्य था उसके पास एक सुदृढ़ सैनिक गठन था, सुदृढ़ सैनिकों की सेना थी, ठीक है। जो मगध राज्य था उसके पास जो सेना थी बहुत ही ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग, मतलब उनके पास सेना होती थी, जिसमें उनके पास जो है हाथियों की टुकड़ी भी थी, हाथियों की टुकड़ी, ठीक है। हाथियों की उनके पास टुकड़ी होती थी जो कि दलदली भूमि में बहुत ही आसानी से चल सकते थे। और जो मगध राज्य था वहां पर लोहे की खानें थी, लोहे की खानें होती थी, ठीक है। लोहे की जो खान होती है ना, तो इसी प्रकार से जैसे कोयले की खान होती है जहां से बहुत भारी मात्रा में बहुत ज्यादा कोयले पाए जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो है लोहे की खान होती थी जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में लोहा पाया जाता था, जिससे वह क्या करते थे युद्ध में जो है नए नए अस्त्र और शस्त्र बनाया करते थे जो कि युद्ध में बहुत ज्यादा काम आते थे, ठीक है। नए अस्त्र और शस्त्र, नए अस्त्र और शस्त्र बनाते थे, वह निर्माण करते थे, जिससे युद्ध में जो है वे उनके काम आते थे और जिससे जो है मतलब जो मगध है, मगध राज्य बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता था, युद्ध में विजय प्राप्त करता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मगध के जो शासक थे यानी कि जो मगध के राजा होते थे, शासकों की दृढ़ इच्छा शक्ति
शासकों की दृढ़ इच्छा शक्ति, जो मगध के शासक थे यानी मगध के जो राजा होते थे, ठीक है, जिन जिन ने भी मगध पर राज्य किया है वह क्या थे, मतलब बहुत ही साम्राज्यवादी थे। और उनकी जो बहुत ही कूटनीति से और बहुत ही कुशलता से वह युद्ध में भाग लेते थे, ठीक है। उनकी जो मतलब जो दूरदर्शी शासक होते थे वह बहुत दूर की सोच रखते थे, जब भी कोई भी मतलब जब वो डिसीजन लेते थे, ठीक है, तो दूरदर्शी शासक थे, दूर की सोच रख के वह डिसीजन लेते थे। और उनकी जो प्रवृत्ति थी ना, प्रवृत्ति वो थी साम्राज्यवादी, यानी वह अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। उनकी थिंकिंग थी अपने राज्य को बढ़ाना। जिन जिन शासकों ने भी मगध पर राज्य किया उनकी क्या सोच थी, मगध साम्राज्य को बढ़ाना, उसका विस्तार करना, ठीक है। तो उसी को साम्राज्यवाद कहा जाता है, अपने राज्य को बढ़ाना, उसका विस्तार करना, ठीक है। तो जितने भी शासकों ने यहाँ पर राज्य किया था उनकी जो मतलब प्रवृत्ति थी वो क्या थी, अपने राज्य को बढ़ाना, विस्तार करना उसका, ठीक है। और उन्होंने और कूटनीति युद्ध और कूटनीति से राज्य का विस्तार किया, ठीक है। उन्होंने अपने युद्ध, ठीक है, प्रणाली से और कूटनीति से, सूझबूझ से जो है अपने राज्य का यानी मगध राज्य का विस्तार किया। और मगध पर जो है कई महत्वपूर्ण शासक हुए थे, कई महान शासक हुए थे जिन्होंने मगध राज्य को विस्तार, मगध राज्य का जो है विस्तार करने में बहुत ज्यादा हेल्प की, बहुत ज्यादा मदद की। जैसे कि अजातशत्रु, अजातशत्रु, बिंबिसार, बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंबिसार, महाजनपदम, शिशुनाग, शिशुनाग, ठीक है। इस प्रकार से ये चार जो महाजनपद मतलब जो चार ये जो शासक हैं जिन्होंने मगध राज्य को उसका विस्तार करने में बहुत ज्यादा मदद की थी, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि जो मगध राज्य है उसके उदय के बहुत सारे कारण थे। पहले तो जो मगध राज्य है, ठीक है, ये 6वीं शताब्दी से 4थी शताब्दी तक इसका विकास हुआ और इसका उदय हुआ था। और मगध साम्राज्य जो है इसके उदय के जो है कारण थे कई, जिनके कारण जो है मगध साम्राज्य एक शक्तिशाली जो है पावर बन गया, एक शक्तिशाली जो है राज्य बन गया। तो मगध की भौगोलिक स्थिति, सबसे पहले मगध की भौगोलिक स्थिति, ठीक है। जो मगध राज्य है उसकी जो राजधानी थी राजगृह और पाटलिपुत्र। जो राजगृह था वह पहाड़ियों से घिरा हुआ था और जो पाटलिपुत्र था वो नदियों से घिरा हुआ था। तो इसी प्रकार से इन दोनों को प्रोटेक्शन मिली हुई थी, ठीक है। दोनों जो है सुरक्षित थे, कोई भी बाहरी हमलावर जो है इस पे अटैक नहीं कर सकता था, ठीक है, क्योंकि इस पे अटैक करना इतना आसान नहीं था। इसीलिए जो इनके शासक थे उनको अपने राज्य का विस्तार करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिली, बहुत ज्यादा उनके पास एक मौका था अपने राज्य को विस्तार करने का और उन्होंने इस मौके का फायदा भी उठाया। उन्होंने क्या है, अपने राज्य का विस्तार किया, ठीक है, और सेना का गठन किया, अपनी सेना को बढ़ाया उन्होंने और साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला। जिससे साम्राज्यवाद मैंने आपको बताया अपने राज्य का विस्तार करना, उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया इसी टेक्निक के जरिए, ठीक है। उसके बाद है आर्थिक संपन्नता, कृषि, उद्योग और व्यापार उन्नत अवस्था में थे। जो मगध राज्य है उसमें, मगध राज्य में जो कृषि है, उद्योग है और व्यापार है बहुत ही अच्छी अवस्था में थे, बहुत ही उन्नत अवस्था में थे, ठीक है। जिनके कारण जो राज्य था बहुत ही, उनके जो लोग थे, ठीक है, वो बहुत ही खुशहाल थे, बहुत ही अच्छे मतलब लाइफ व्यतीत कर रहे थे। इसीलिए अगर कोई राज्य उन पे कर लगाता था, जो भी, ठीक है, कर लगाता था राज्य, तो वो आसानी से उसे पे कर देते थे, मतलब उनको कोई मतलब आर्थिक तंगी नहीं होती थी। इसीलिए राज्य को भी जो है भरपूर कर की प्राप्ति होती थी, क्योंकि लोग खुश है, उनके पास पैसा आ रहा है, इसीलिए जो राज्य है उनको भी जो है आसानी से वो पैसा दे सकते हैं जो कर लगाया जाता था, ठीक है। तो इसीलिए सेना का गठन किया। जो राज्य है उनके पास जब भरपूर कर आ रहा है, बहुत सारा मतलब कर का मतलब होता है टैक्स, ठीक है, जो भी अलग अलग टैक्स जो है मतलब राज्य वसूल करता था, किसानों से जो है कर वसूल करता था, ठीक है। इसके अलावा जो है और भी तरह के मतलब टैक्स जो है वसूल किए जाते थे।
तो इसी प्रकार से अगर कोई व्यापारी व्यापार करने के लिए किसी और प्रदेश में जाता है तो उससे भी टैक्स वसूल किया था, उससे भी कर वसूल किया जाता था। ठीक है, तो इसीलिए जो है मतलब राज्य को भरपूर कर की प्राप्ति हो रही थी, जिससे राज्य के पास बहुत सारा खजाना आ रहा था और सेना का उन्होंने गठन किया। उन्होंने इस बात का फायदा उठाया, उन्होंने अपने सेना का गठन किया, अपने सैनिकों को बढ़ाया। ठीक है, और एक बहुत बड़ी सेना तैयार कर ली और जिससे उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। उन्होंने युद्ध में भाग लिया, बहुत सारे राज्यों को पराजित भी किया और उनको पराजित करके उन्होंने उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया और इस प्रकार से उन्होंने मगध राज्य का विस्तार किया। उसके बाद है सैनिक संगठन। मतलब उन्होंने, उनके पास सुदृढ़ सैनिकों की सेना होती थी, उनके पास एक पक्की सेना होती थी। उन्होंने अपनी सेना को बढ़ाया और उनके पास हाथियों की टुकड़ी भी होती थी। ठीक है, जो कि दलदली भूमि में चलने में आसान होती थी। ठीक है, उनके जो मगध राज्य था उसमें लोहे की खानें होती थी, लोहे की खान जहाँ पे बहुत ज्यादा भारी मात्रा में जो है लोहा पाया जाता था, जिनसे वे नए नए अस्त्र और शस्त्र बनाते थे, जो कि युद्ध में उन्हें बहुत ज्यादा काम आते थे। ठीक है, उसके बाद है शासकों की दृढ़ इच्छा शक्ति। जो मगध मतलब जो शासक थे वहां के मगध के, ठीक है, जैसे कि अजातशत्रु, बिंबिसार, महाजनपद्म और शिशुनाग। ठीक है, तो इन्होंने भी जो मगध राज्य है उसका विस्तार करने में बहुत ज्यादा मदद की थी। उनके ये जो शासक थे, इनकी जो प्रवृत्ति थी वो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति थी, यानी कि ये अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे, अपने राज्य को बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, तो इसी करके इन्होंने, इनकी जो युद्ध नीति थी और जो कूटनीति थी, इनकी राज्य का विस्तार किया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं मगध का प्रारंभिक जो इतिहास है क्या था, यानी मगध पर पहले किस शासक ने राज्य किया था। ठीक है, जो मगध राज्य है ऋग्वेद में, यानी कि जो हिंदू धर्म है हमारा, हिंदू धर्म, उसमें जो है वैदिक काल में, ठीक है, जो है 4 वेदों की रचना हुई थी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद ग्रंथ है, ठीक है, ये चारों ही क्या है, ग्रंथों के नाम है। तो जो ऋग्वेद है उसमें ऋग्वेद में जो है मगध राज्य का उल्लेख, यानी मगध राज्य का जिक्र नहीं किया गया। जो ऋग्वेद ग्रंथ है उसमें मगध राज्य का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन जो ऋग्वेद है इसमें कीकट जाति और प्रमगंध का जिक्र किया गया है। अब आप बोलोगे प्रमगंध क्या है। ठीक है, जो ऋग्वेद है ये क्या है, एक ग्रंथ का नाम है, यानी कि जो हिंदू धर्म के वैदिक काल में जो है ग्रंथ रचे गए थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उनमें से जो ऋग्वेद है ये एक धार्मिक ग्रंथ है। ऋग्वेद में जो है मतलब कहीं पर भी जो ऋग्वेद में मगध राज्य का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो मगध राज्य है उस पर जो एक शासक राज्य करता था जिसका नाम था प्रमगंध। ठीक है, प्रमगंध। और जो कीकट जाति है, ठीक है, इसका भी जो जिक्र है वह किया गया है। उसकी जो जाति कीकट जाति, इसका जिक्र कहां पर किया गया है, ऋग्वेद में किया गया, लेकिन ऋग्वेद में जो है मगध का जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, तो ऐसा हम मान सकते हैं क्योंकि ऋग्वेद में जो है प्रमगंध, यानी कि जो शासक है जो मगध पर राज्य करता था, उसकी जो जाति कीकट जाति, उसका भी जो वर्णन इसमें ऋग्वेद में किया गया है, लेकिन मगध का जिक्र नहीं किया। लेकिन इससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो प्रमगंध है कहीं ना कहीं मतलब जो है ऋग्वेद का जो ताल्लुक है वह मगध से था, मगध से है, क्योंकि वहां पर जो राजा निवास करता था, प्रमगंध जो राजा राज्य करता था और जो उसकी जाति थी कीकट जाति, उसका तो वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए जो मगध राज्य है उसका भी कहीं ना कहीं जो ऋग्वेद में उल्लेख किया होगा। ठीक है, और आगे हम पढ़ते हैं। जो ऋग्वेद है, जो मतलब मगध राज्य है, इसका सर्वप्रथम जो उल्लेख है अथर्ववेद में किया गया है। अथर्ववेद, अथर्ववेद सर्वप्रथम। ठीक है, जो अथर्ववेद है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हिंदू समाज है, अपना हिंदू जो धर्म है उसमें 4 वेद हुए थे वैदिक काल में। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो अथर्ववेद है जिसका मैंने जिक्र यहाँ पे किया है, जो अथर्ववेद है, ठीक है, इसमें सर्वप्रथम जो है मगध का जो है स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। जिक्र किया, उल्लेख का मतलब जिक्र किया गया है। ठीक है, मगध का स्पष्ट रूप से इसमें जो है जिक्र किया गया है सबसे पहले किसमें, अथर्ववेद में। उसके बाद जो हमारे वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य,
ठीक है, यानी कि तो जो हमारा हिंदू समाज है, ठीक है, तो हिंदू धर्म से रिलेटेड जो ग्रंथ हैं वैदिक साहित्य में, जो अन्य साहित्य यानी कि जो अन्य ग्रंथ हैं, ठीक है, उसमें जो है मतलब राजा यानी कि जो शासक है प्रमगंध प्रमगंध का ही जो है इसमें जिक्र किया गया है। वैदिक साहित्य में जो शासक है प्रमगंध, सिर्फ इसी का जिक्र किया गया है, इसी का उल्लेख किया गया है। इससे हमें अंदाजा लगा सकते हैं, मतलब अन्य किसी राजा का जो है इसमें जिक्र नहीं किया गया, ठीक है, तो किसी भी और शासक का जो है इसमें जिक्र नहीं किया गया, इसीलिए हम पता लगा सकते हैं कि जो वैदिक साहित्य में यानी कि जो मगध में जो शासक था उस समय में प्रमगंध था, ठीक है। इसके अलावा जो है महाभारत और जो पुराण है, ठीक है, महाभारत और पुराण में जो मगध है, मगध राज्य, इसका प्रारंभिक इतिहास जो है इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। प्रारंभिक इतिहास, ठीक है, प्रारंभिक इतिहास के बारे में हमें जो है जानकारी मिलती है, कहां से? महाभारत से और पुराण से, ठीक है। इसके अलावा जो है तो एक शासक था वसुचैद उपरिचर, ठीक है। इसने जो है इसकी जो राजधानी थी वसुचैद उपरिचर, इसकी जो राजधानी थी वो थी वसुमती यानी कि राजगृह या गिरिवज्र। तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने वसुमती यानी जो इनकी राजधानी थी इसकी स्थापना की थी, किसने? वसुचैद उपरिचर ने, ठीक है, इसकी स्थापना की थी। इनका पुत्र था, वसुचैद उपरिचर का पुत्र था बृहद्रथ, ठीक है। जो बृहद्रथ था, इन्होंने ये सबसे प्राचीनतम राजवंश था, इन्होंने सबसे प्राचीनतम राजवंश की स्थापना की थी। इनका पुत्र था चिरासद, ठीक है, ये एक प्रतापी राजा था और श्री कृष्ण के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई, ठीक है। इनकी हत्या किसने की थी? श्री कृष्ण के द्वारा। इनके बाद जो है इस वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय, ठीक है, इस वंश का सबसे अंतिम शासक था रिपुंजय। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। जो मगध था उसका प्रारंभिक इतिहास के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो अपना हिंदू धर्म है उसके जो है हिंदू धर्म के में जो है वैदिक काल में 4 वेदों की रचना हुई थी, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ठीक है। तो उनमें जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो कहीं पर भी मगध का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन जो मगध राज्य पर जिस शासक ने निवास किया था, जिस शासक ने राज्य किया था, प्रमगंध, ठीक है, उस शासक का नाम है, उसका जिक्र जो है ऋग्वेद में किया गया है और कीकट जाति का भी जो है ऋग्वेद में जिक्र किया गया है, ठीक है। तो इससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि ऋग्वेद में भी कहीं ना कहीं जो है मगध राज्य का जिक्र किया गया है, क्योंकि उस पर मगध पर जो राजा जो शासक निवास करता था उसका जिक्र जो है ऋग्वेद में किया गया है, ठीक है। उसके बाद जो मतलब कहीं ना कहीं ताल्लुक जो है मगध का ऋग्वेद में है। उसके बाद जो अथर्ववेद है, यानी जैसे मैंने 4 वेद आपको बताए हैं उसमें से अथर्ववेद भी एक है। जो अथर्ववेद है उसमें सर्वप्रथम जो है मगध राज्य का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, बिल्कुल क्लियर जो उल्लेख है हमें जिक्र है उसमें मिलता है अथर्ववेद में, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे वैदिक साहित्य यानी कि जो अन्य वैदिक साहित्य और भी जो वेदों की रचना मतलब और भी जो अन्य साहित्य हैं जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, अन्य जो ग्रंथ हैं उनमें भी जो है
मगध पर राज्य करने वाला जो शासक है यानी कि प्रमगंध, उसके बारे में जानकारी मिलती है। प्रमगंध का जिक्र जो है वैदिक साहित्य में किया गया है। ठीक है, जो महाभारत और पुराण है उसमें भी जो है हमें मगध के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद इस पर एक शासक जो है वसुचैद उपरीचक, एक राजा का नाम है वसुचैद उपरीचक। ठीक है, तो उसने जो है अपनी राजधानी वसुमती की स्थापना की थी। यह वसुमती का मतलब राजगृह और गिरिवज्र। ठीक है, उस समय में उसे वसुमती कहते होंगे। वसुचैद उपरीचक के पश्चात जो है बृहद्रथ जो है गद्दी पे बैठा, यानी कि इसका पुत्र है बृहद्रथ। इसने जो है सबसे प्राचीनतम राजवंश की स्थापना की थी। इसके बाद जो है जरासंध जो है इसका पुत्र जरासंध गद्दी पे बैठा, जो कि एक प्रतापी राजा प्रतापी राजा था। और इसकी हत्या किसने की थी? श्री कृष्ण के द्वारा। ठीक है, और इस वंश का सबसे लास्ट यानी सबसे अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय। ये इस वंश का सबसे अंतिम शासक था। अब हम बात करते हैं कि जो मगध राज्य है उस पर किन किन राजवंशों ने राज्य किया और उन पर किन किन शासकों ने राज्य किया। पढ़ते हैं आगे। मगध के प्रमुख शासक और उनके राजवंश। ठीक है, तो यहां पर राजवंश मगध पर जो है प्रमुख 4 राजवंशों ने राज्य किया था। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। इन वंशों के अंतर्गत किन किन शासकों ने राज्य किया? चलिए पढ़ते हैं। हर्यक वंश के अकॉर्डिंग जो है हर्यक वंश में सबसे पहले बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद उदयभद्र, अनिरुद्ध, मुंड और नागदासक शासक ने राज्य किया था। हर्यक वंश जो था उसमें सबसे पहले बिंबिसार ने राज्य किया, उसके बाद अजातशत्रु ने, फिर उदयभद्र ने, अनिरुद्ध ने, मुंड और नागदासक ने जो है राज्य किया था। शिशुनाग वंश में जो है पर शिशुनाग और कालाशोक शासकों ने राज्य किया। नंद वंश में महापद्म, पंडुमती, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविंद शाक, दास सिद्धक,
कैवर्त धन। ठीक है, तो जो नंद वंश था इस पर महापदम, पंडुक, पंडुमती, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविंद, शाक, दास, सिद्धक, कैवर्त, धन इन शासकों ने राज्य किया था। आगे है मौर्य वंश। मौर्य वंश पर सबसे पहले वंश पर चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, जालोक, संप्रति, बृहस्पति, दशरथ, बृहस्पति, बृहद्रथ, बृहद्रथ। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये मतलब मगध के प्रमुख शासक और उनके राजवंशों के नाम है। मगध पर टोटल जो है 4 राजवंशों ने जो है राज्य किया था और 4 राजवंशों के अंतर्गत जो है प्रत्येक वंश के अंतर्गत अलग अलग शासकों ने राज्य किया था। जो हर्यक वंश था, हर्यक वंश, इस पर जो है बिंबिसार ने राज्य किया, उसके बाद अजातशत्रु, उसके बाद उदयभद्र, अनिरुद्ध, मुंड, नागदासन, ये सीरियल वाइज लिखे हुए हैं, नाम आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है शिशु नाग वंश पर जो है शिशुनाग और उसके बाद कालाशोक ने राज्य किया था। नंद वंश पर महापदम, पंडुक, पंडुमती, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविंद, शाक, दास, सिद्धक, कैवर्त और धन्य जो शासकों के नाम है। ठीक है, इन्होंने शासकों ने राज्य किया था। जो मौर्य वंश है इस पर सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और उसके बाद जो है अशोक गद्दी पे बैठा, उसके बाद जालोक, फिर संप्रति, दशरथ, बृहस्पति और फिर बृहद्रथ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इसी प्रकार की जो है इम्पोर्टेंट जो है वीडियोस में अपलोड करती रहूं। ठीक है, और मुझे थोड़ा सा हौसला मिले, इसीलिए वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अभी हमने जो है मगध पर अलग अलग जो राजवंश थे और उनपे अलग अलग जो शासकों ने निवास किया था उसके बारे में पढ़ा था। अब हम उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, उनका जो वर्णन है हम पूरे विस्तार से करेंगे। तो सबसे पहले था हर्यक वंश। हर्यक वंश में जो है कौन कौन से शासक थे? सबसे पहले हर्यक वंश था, हर्यक वंश, और उसमें हर्यक वंश में कौन कौन से शासक थे? बिंबिसार, बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र, उदयभद्र, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदासक। तो हम टर्न वाइज टर्न जो है इन अलग अलग शासकों के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है बिंबिसार है, तो सबसे पहले हम बिंबिसार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बिंबिसार। ठीक है, सबसे पहले जो पहला राजवंश है यानी कि जो हर्यक वंश है, सबसे पहले मगध पर हर्यक वंश ने शासन किया था, इसीलिए हर्यक वंश के जो शासक हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, टर्न वाइज टर्न। सबसे पहले बिंबिसार के बारे में बात करते हैं। जो बिंबिसार है, हर्यक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व तक जो है रहा, और जो बिंबिसार है, ठीक है, यह 544 से 492 ईसा पूर्व तक जो है गद्दी पर रहा। जो हर्यक मतलब बिंबिसार है, ठीक है, ये हर्यक वंश का जो है संस्थापक माना गया है, क्योंकि इसी ने जो हर्यक वंश शुरू किया था। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक किसे माना गया है? बिंबिसार को। ठीक, तो ये जो बिंबिसार है
बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है दीपवंश। एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, जिसका नाम है दीपवंश। तो बौद्ध ग्रंथ दीपवंश के अनुसार जो है, यहाँ जो मतलब बिंबिसार है, इनके पिता का नाम क्या था? बोधिस। ठीक है, ये क्या है? इनके पिता का नाम। और जो इनके पिता है बोधिस, ठीक है, यह राजगृह के शासक थे। राजगृह के शासक। तो जो इनके पिता थे ये राजगृह के शासक थे। और एक अन्य मत्स्य पुराण, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में टोटल जो है 18 पुराण है। शिव पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, ठीक है, और विष्णु पुराण और भगवत पुराण, ठीक है, इस प्रकार से जो है 18 पुराण है टोटल। उनमें से जो मत्स्य पुराण है उसमें जो है बताया गया है कि जो बिंबिसार है उनको जो है श्वेतोजस के नाम से संबोधित किया गया है, यानी बिंबिसार को श्वेतोजस कहा गया है किसमें? मत्स्य पुराण में, ठीक है। और एक जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ में जो है, जो जैनियों का ग्रंथ होता है, हर एक धर्म के अपने अपने ग्रंथ होते हैं, ठीक है। जो जैन ग्रंथ है उसमें बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है, ठीक है। हर एक धर्म के अपने अपने ग्रंथ होते हैं जो उस समय में लिखे जाते हैं, और उस समय में जो है जिनसे हमें जो है समकालीन, यानी कि और जो भी राजवंश उस समय में जो भी समाज में चल रहा था, ठीक है, तो उनके या किस किस शासकों ने निवास किया, किस किस मतलब राजवंश थे, कौन कौन से राजवंश थे, कौन कौन से राज्य पे, ठीक है, तो उनके बारे में हमें जो है अलग अलग ग्रंथों से जानकारी मिल जाती है। तो इसी प्रकार से जो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है दीपवंश, उनसे हमें जानकारी मिलती है कि जो दीपवंश नामक ग्रंथ है उससे में बताया गया है कि जो बिंबिसार है उनके पिता का नाम था बोधिस, ठीक है, और जो राजगृह के क्या थे? शासक थे। राजगृह के शासक यानी कि राजा थे राजगृह के, उनके पिता। उसके बाद जो मत्स्य पुराण है, यानी कि जो हिंदू धर्म के जो पुराण है 18 पुराण, उनमें से एक मत्स्य पुराण भी है। इनमें जो है बिंबिसार का नाम श्वेतोजस कहा गया है। जो एक जैन साहित्य है, ठीक है, यानी कि जैनियों के जो ग्रंथ हैं उनमें जो है बिंबिसार को श्रेणी के नाम से जो है पुकारा गया है, ठीक है, श्रेणी के नाम का उल्लेख है बिंबिसार के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं बिंबिसार की पत्नियों की। तो यहाँ पर जो बिंबिसार है उनकी 4 पत्नियों का जिक्र हमें मिलता है। उन चारों पत्नियों का जो है वर्णन हम अब करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं बिंबिसार की पत्नियों की। जो बिंबिसार था इसकी 4 पत्नियों का जिक्र हमें मिलता है, जिसका वर्णन मैं करने वाली हूँ, ठीक है। जो बिंबिसार है उसकी जो प्रथम पत्नी थी, जो बिंबिसार है इसकी जो प्रथम पत्नी थी, ठीक है, उसका नाम था कौशला देवी, जो कि कौशल राज्य था। कौशल राज्य, उसका जो शासक था प्रसेनजीत, ठीक है, प्रसेनजीत, ठीक है, जो कि कौशल राज्य का शासक था। प्रसेनजीत की जो राज्य था कौशल, ठीक है, उसकी मतलब उसके नाम पर ही, यानी कि जो प्रसेनजीत है इसकी बहन का नाम क्या था? कौशला देवी। तो प्रसेनजीत ने अपनी बहन यानी कौशला देवी का विवाह जो है बिंबिसार से करवा दिया, और दहेज में क्या दिया? मतलब बिंबिसार को काशीग्राम, ठीक है, काशी का राज्य उसे दहेज में दिया। दहेज में क्या दिया? काशी ग्राम, ठीक है, काशी का राज्य उसे दहेज में मिला। और जिसकी जो मतलब आमदन थी 1 लाख सिक्के, 1 लाख सिक्के वार्षिक थी, ठीक है, यानी कि 1 लाख सिक्के जो है वार्षिक थी, यानी कि साल में 1 लाख सिक्के, ठीक है, किसके? सोने के, जो भी उस टाइम पे जो सिक्के चलते होंगे, ठीक है। उसके बाद है दूसरी पत्नी,
दूसरी पत्नी। जो बिंबिसार है इसकी दूसरी पत्नी थी वैशाली। वैशाली जो राज्य था, ठीक है, उनकी पत्नी का नाम था चेलना। वैशाली की राजकुमारी चेलना, ठीक है। चेलना देवी जो है उनकी दूसरी पत्नी थी और जिनसे अजात शत्रु का जन्म हुआ। अजात शत्रु का जन्म हुआ, ठीक है। और जिससे जो मगध राज्य है, मगध राज्य की जो उत्तरी सीमा है, उत्तरी सीमा वो प्रोटेक्ट हो गई, सुरक्षित हो गई। मगध राज्य उत्तर की तरफ से पूरी तरह से सिक्योर हो गया, सुरक्षित हो गया। उसके बाद है बिंबिसार की तीसरी पत्नी। तीसरी पत्नी मद्र देश की राजकुमारी खेमा या क्षेमा, ठीक है। ये मद्र देश की राजकुमारी थी, ये तीसरी पत्नी थी। उसके बाद है चौथी पत्नी। चौथी पत्नी जो बिंबिसार की चौथी पत्नी थी वह थी विदे। विदे की राजकुमारी, जो विदेह राज्य था उसकी जो राजकुमारी है, उस राजकुमारी का नाम क्या था? विदेहवासिनी। विदेहवासिनी। इस प्रकार से जो अजातशत्रु है, इस प्रकार से जो बिंबिसार है उसने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने राज्य की जो स्थिति थी उसे सुदृढ़ कर लिया, स्ट्रॉन्ग कर लिया, ठीक है। तो एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है महावग। महावग। महावग के अनुसार जो है बिंबिसार की 500 रानियां थी। 500 रानियां, ठीक है। महावग में जो है 500 रानियों का उल्लेख किया गया है, जिक्र किया गया है। और इसी के साथ ही जो है ऐसा भी कहा गया है कि जो मतलब बिंबिसार के समय में जो मगध राज्य है उसमें 80,000 नगर थे। 80,000 नगर थे। और इसकी जो भूमि थी ये 300 योजन में फैली हुई थी। 300 योजन में फैली हुई थी। ये भी जिक्र किया गया है कि जो बिंबिसार है इसने बौद्ध संघ को जो है रेणुवन विहार दान में दिया था। जेतवन विहार। जेतवन विहार दान में दिया। और इसी के साथ ही एक ब्राह्मण है जिसका नाम है सोमदंड, ठीक है। एक ब्राह्मण का क्या नाम है? सोमदंड। उसको भी जो है ब्राह्मण, उसका नाम है सोमदंड। उसे अंग, ठीक है, जो अंग प्रदेश है, अंग प्रदेश से जो आमदनी होती थी, ठीक है, वह दान में दे दी। किसे दे दी? एक ब्राह्मण को, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि जो बिंबिसार है उसके समय के प्रमुख सेना नायक, ठीक है, पदाधिकारी कौन कौन से थे? पदाधिकारी उपराजा, सेना नायक, मांडलिक, सेनापति, ग्राम भोजक और व्यवहारिक महामात्र, ठीक है। इस प्रकार से जो मतलब
एक बार रिपीट कर लेते हैं कि जो बिंबिसार है उसने 544 से लेके 492 ईसा पूर्व तक राज्य किया था और उसका जो उसने हर्यक वंश का वह संस्थापक था जिसने इस वंश की स्थापना की थी, हर्यक वंश की। और बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है दीपवंश, एक ग्रंथ है यानी कि जो बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, जिसका नाम दीपवंश है, उसमें बताया गया है बिंबिसार का जो पिता है उसका नाम था बोधिस और जो उनके पिता थे बोधिस वह राजगृह के शासक थे, राजगृह के राजा थे। इसी प्रकार से जो मत्स्य पुराण है हिंदू धर्म का जो मत्स्य पुराण है उसमें जो है बिंबिसार का जो है श्वेतोजस के नाम से जो संबोधन किया गया है। जैन ग्रंथ में भी यानी कि जैन साहित्य में भी जो बिंबिसार को श्रेणी के नाम से जो है जिक्र मिलता है। इनकी जो प्रथम पत्नी थी वह कौशला देवी थी, ठीक है, जो कि प्रसेनजीत जो कि कौशल राज्य का राजा था उसकी बहन थी, ठीक है। और दहेज में उसे क्या मिला था? काशीग्राम, यानी कि प्रसेनजीत ने अपनी बहन जो प्रथम यानी कि कौशला देवी का जो विवाह है वह किससे किया था? मतलब बिंबिसार से किया था और दहेज में उसे मिला था काशीग्राम जिसकी जो वार्षिक आमदन है 1 लाख सिक्के थी। दूसरी पत्नी जो थी बिंबिसार की वह वैशाली की राजकुमारी थी जिसका नाम था चेलना, ठीक है, वैशाली की राजकुमारी चेलना था और जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया था और जिससे कारण जो है मगध राज्य उत्तरी सीमा जो है उत्तरी सीमा मगध राज्य की जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित हो चुकी थी। तीसरी जो पत्नी थी बिंबिसार की, ठीक है, वो थी मध्य देश की राजकुमारी खेमा या फिर क्षेमा। चौथी पत्नी बिंबिसार की जो थी वह विदेह की राजकुमारी थी जिसे विदेहवासिनी कहा गया है। महावग के अनुसार जो महावग है, ये ग्रंथ का नाम है, महावग जो है इसमें 500 रानियों का उल्लेख किया गया कि जो बिंबिसार था उसकी 500 रानियां थी और उस समय में जो है 80,000 नगर थे जो कि 300 योजन तक फैले हुए थे। बौद्ध संघ जो है जेतवन विहार, ऐसा माना जाता है कि जो महावग में ये भी जिक्र है कि जो बिंबिसार है उसने बौद्ध संघ को जेतवन विहार दान में दिया था और एक ब्राह्मण है जिसका नाम है सोमदंड, सोमदंड को अंग प्रदेश से जो आमदनी होती थी उसको दान दिया था, ठीक है। और ये हैं बिंबिसार के पदाधिकारी, बिंबिसार के जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, बिंबिसार के राज्य महल में जो मुख्य पदाधिकारी होते थे, उप राजा, सेना नायक, मांडलिक, सेनापति, ग्राम भोजक और व्यवहारिक महामात्र। अब आगे हम पढ़ते हैं अजातशत्रु के बारे में। जो अजातशत्रु है इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में की और इसके पश्चात ये खुद गद्दी पे बैठ गया 492 ईसा पूर्व में। इसे कुणिक भी कहा जाता है, कुणिक। इसने वज्जी और कौशल को अपने राज्य में मिला लिया, ठीक है। इसने वैशाली राज्य के साथ लंबा संघर्ष किया, इसने वैशाली के साथ लंबा संघर्ष किया और इसमें विजय प्राप्त की। वैशाली राज्य पर जो है इसने विजय प्राप्त की, वैशाली राज्य को पराजित कर दिया इसने। और इसके जो है 2 मुख्य रीजन माने जाते हैं कि वैशाली पर इसने जो विजय प्राप्त की थी उसके 2 कारण थे, क्योंकि युद्ध में इसने जो है नए अस्त्रों का इस्तेमाल किया था, 2 नए अस्त्रों का इस्तेमाल जिसका नाम है रथमूसल, रथमूसल और महाशिला कटक, महाशिला कटक, ठीक है। इन 2 नए अस्त्रों का इसने युद्ध में इस्तेमाल किया था, इसीलिए माना जाता है कि वैशाली पर इसकी जो है जीत हुई। इसने वैशाली को भी अपने राज्य के साथ जो है मिला लिया था। जो अजातशत्रु था इसने इसके शासनकाल में ही जो है महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, महावीर जैन और जो मखली गौशाल हैं, मखली गौशाल, ठीक है, मखली गौशाल जो विभूतियां थी इन्होंने निर्माण प्राप्त किया। इनके समय में ही जो अजातशत्रु है इनके समय में ही जो है प्रथम बौद्ध संगीति यानी कि सभा कहाँ हुई थी? राजगृह,
राजगृह के सपतपर्णी गुफा में, ठीक है। और इसके अलावा जो है इन्हें जैन धर्म में जो जैन ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ, उनमें इन्हें जैनी और जो है बौद्ध ग्रंथ और बौद्ध जो ग्रंथ हैं, इन्हें बौद्ध जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ, ठीक है। तो जैन ग्रंथ में इन्हें जैनी और बौद्ध ग्रंथ में इन्हें बौद्ध मतावलंबी कहा गया है। बौद्ध मतावलंबी, ठीक है, कहा गया है। एक बार रिपीट करते हैं। जो अजातशत्रु हैं, इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी, बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में, और खुद ये गद्दी पे बैठ गए 492 ईसा पूर्व में। इन्हें कुणिक भी कहा जाता है। इन्होंने वंजी और कौशल राज्य पे अधिकार कर लिया, उसे मगध के साथ जो है मिला लिया, अपने राज्य का विस्तार किया। इन्होंने वैशाली के साथ लंबा संघर्ष किया, वैशाली राज्य के साथ, और वैशाली राज्य को पराजित कर दिया। इसके दो मुख्य रीजन माने जाते हैं। इसका जो रीजन माना जाता है कि इन्होंने युद्ध में जो है दो नए अस्त्रों का इस्तेमाल किया था, एक था रथमूसल और दूसरा था महाशिला कटक, ठीक है। तो जो इनके समय में ही जो महात्मा बुद्ध है, महावीर जैन है, और जो मकली घोषाल जैसी महान शख्सियत हैं, जो विभूतियां हैं, इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था, इनका देहांत हो गया था। प्रथम बौद्ध संगीति जो है, ये भी संगीति का अर्थ होता है सभा, यानी प्रथम बौद्ध सभा भी जो है इनके शासन काल में ही मतलब हुई थी। कहां पर? राजगृह के सपतपर्णी गुफा में, ठीक है। और इन्हें जैन ग्रंथों में, जैनी और बौद्ध ग्रंथों में इन्हें बौद्ध मतावलंबी जो है कहा गया है। आगे पढ़ते हैं। उदयभद्र, जिनका शासनकाल 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व है, ठीक है, जो अजातशत्रु है, इनकी हत्या इनके पुत्र उदयभद्र ने की थी। जिस प्रकार से अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, उसी प्रकार से इनके पुत्र उदयभद्र ने जो है अजातशत्रु की हत्या करके खुद गद्दी पे बैठ गए, ठीक है। जो उदयभद्र थे, बौद्ध ग्रंथ के अकॉर्डिंग, जो बौद्ध ग्रंथ है, महात्मा बुद्ध के जो धर्म है, ठीक है, बुद्ध धर्म है, उनके जो ग्रंथ हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है इन्हें बौद्ध ग्रंथ के अनुसार इन्हें पितृहंता कहा गया है। पितृहंता का अर्थ हो गया पिता की हत्या करने वाला, ठीक है। लेकिन जो जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ कौन सा है? परिशिष्ट पर्वन के अनुसार, ठीक है, इन्हें क्या कहा गया है? पितृभक्त कहा गया है। जो उदयभद्र थे, ठीक है, इन्होंने सोन गंगा तथा गंडक, ठीक है, ये जो तीन नदियां थी, सोन, गंगा और गंडक, इनके संगम पर जहां पर ये मिलती थी, ठीक है, वहां पर पाटलिपुत्र राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। पाटलिपुत्र राज्य की स्थापना की कहां पर? जहां पर सोन, गंगा और गंडक मिलते थे, वहां पर पाटलिपुत्र राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? उदयन ने, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र की, ठीक है, इन्होंने अपनी जो राजधानी थी राजगृह से पाटलिपुत्र कर दी, और इन्हें जैन मतावलंबी कहा गया है, यानी कि जैन धर्म को मानने वाला, ठीक है। तो इन्हें जैन मतावलंबी इन्हें माना गया है। और ऐसा माना गया है कि जो उदयभद्र है, ठीक है, इनकी जो हत्या है इनके पुत्र ने की थी। इनके तीन पुत्र थे इनके। कौन कौन से? अनिरुद्ध, मुंडक और नागदासक,
ठीक है, नागदासक। तीनों ही जो है विलासिता से भरपूर थे, मतलब तीनों ही जो है विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे और इनके व्यवहार से तंग आकर, इनके व्यवहार से दुखी होकर जो जनता थी उन्होंने एक जो है अमात्य, एक जो मतलब बहुत ही अच्छे जो अमात्य थे, मतलब इनके राज्य महल में, जिसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग जो अमात्य था, शिशुनाग, ठीक है, वो कौन है, इनके राज्य में एक अमात्य है, उसे राजा घोषित कर दिया। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। उदयभद्र 460 से लेके 444 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। इन्होंने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ में इन्हें पितृहंता कहा गया है और जैन ग्रंथ में, लेकिन जो जैन ग्रंथ है जिसका नाम है परिशिष्ट परमन, उसमें इसे पितृभक्त कहा गया है। ठीक है, इन्होंने, उदयभद्र ने सोन गंगा गंडक के संगम पर, जहां पर ये मिलते थे तीनों, ठीक है, सोन नदी, गंगा नदी और गंडक नदी जहां पे मिलते थे, तो वहां पर जो है पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी जो है राजगृह से पाटलिपुत्र की। इन्हें जैन मतावलंबी कहा गया है, यानी कि जैन धर्म को मानते थे, ऐसा माना गया है इसमें। तो इनके 3 पुत्र थे। ठीक है, और तीनों पुत्रों को क्या कहा गया है, पितृहंता कहा गया है, पितृहंता। ठीक है, तो जिस प्रकार से उदयभद्र ने अजातशत्रु की हत्या की थी, उसी प्रकार से इनके जो पुत्र हैं उन्होंने उदयभद्र की हत्या कर दी थी, इसलिए इन तीनों को पितृहंता कहा गया है। इनके 3 पुत्र थे, अनुरुद्ध, मुंडक, नागदासक, और तीनों ही जो है निकम्मे थे, मतलब तीनों ही जो है मतलब विलासिता से भरपूर रहते थे, ऐश बस्ती का जीवन व्यतीत करते थे। इनके व्यवहार से तंग आकर जो जनता थी, जो लोग थे, उन्होंने जो है इनके प्रशासन में एक अमात्य था, ठीक है, जिसका नाम था शिशुनाग, उसे गद्दी पर बिठा दिया और उसे राजा घोषित कर दिया। ठीक है, तो तभी से जो है शिशुनाग वंश जो वंश है, दूसरा वंश जो है चलने लगा, जिसके बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं। तो शिशुनाग गद्दी पर बैठा। शिशुनाग वंश में जो एक अमात्य है, ठीक है, शिशुनाग वंश में, तो शिशुनाग वंश में जो है अब नया वंश शुरू हुआ। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था कि जो मतलब उदयभद्र थे, उसके तीनों जो पुत्र थे निकम्मे थे, उसके बाद जो है एक अमात्य, ठीक है, तो लोगों ने जो है अमात्य को, जिसका नाम था शिशुनाग, उसे गद्दी पे बिठाया। जो शिशुनाग है, इसका शासनकाल है, शिशुनाग 412 से 394 ईसा पूर्व। जो शिशुनाग है, ठीक है, शिशुनाग, शिशुनाग जो है, इसे जो बौद्ध ग्रंथ है, एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है महावंश। तो महावंश में जो शिशुनाग है, इसे लिच्छवी शासक की वैश्या पत्नी, लिच्छवी शासक की वैश्या पत्नी से उत्पन्न बताया है। लेकिन जो पुराण है, पुराण, ठीक है, उसमें इसे क्षत्रिय बताया है, क्षत्रिय। ठीक है, जो शिशुनाग है, अवंती पर विजय, अवंती पर जो विजय है, इसकी महान सफलता मानी जाती है। ठीक है, इसने वैशाली को दूसरी राजधानी, वैशाली दूसरी राजधानी बनाया। ठीक है, जो शिशुनाग वंश है, इसमें सबसे पहले शिशुनाग गद्दी पे बैठा 412 से लेकर 394 ईसा पूर्व में। बौद्ध ग्रंथ में जो शिशुनाग बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है महावंश, उसमें जो है इसे लिच्छवी शासक की वैश्या पत्नी से उत्पन्न बताया गया है। ठीक है, एक लिच्छवी का जो शासक है, यानी कि राजा है, उसकी जो वैश्या पत्नी थी, उस माना जाता है कि उससे यह उत्पन्न हुआ था, उसका पुत्र था। ठीक है, पुराणों में इसे क्षत्रिय कहा गया है। और जो अवंती है, अवंती जो राज्य है, इसकी महान सफलता मानी जाती है और वैशाली को इसने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। ठीक है, अब बात करते हैं कालाशोक की। कालाशोक, शिशुनाग के बाद कालाशोक गद्दी पे बैठा। कालाशोक का शासनकाल है 394 से 366 ईसा पूर्व। ठीक है, इसके समय में दूसरी बौद्ध संगीति हुई। कहां पर?
वैशाली में, ठीक है। यानी दूसरी बौद्ध सभा हुई थी कालाशोक के समय में वैशाली राज्य में हुई थी, ठीक है। और इसके बाद है जो कालाशोक है, ठीक है, जो बाणभट्ट है, बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक हर्षचरित्र में लिखा है, हर्षचरित्र, बाणभट्ट ने हर्षचरित्र में जिक्र किया है कि इनकी जो हत्या है किसी ने राजधानी के निकट घूमते हुए इनकी हत्या कर दी, ठीक है। राजधानी में घूमते हुए या राजधानी के निकट घूमते हुए इनकी हत्या कर दी। इनके जो अंतिम शासक थे, इनके वंश के जो अंतिम शासक थे वे थे नंदीवर्धन या महानंदिन, ठीक है, नंदीवर्धन या महानंदिन। और इसके बाद जो है इनके जो 10 उत्तराधिकारी थे, 10 उत्तराधिकारी, ठीक है, जिन्होंने 22 वर्ष तक राज्य किया, ठीक है। एक बार रिपीट करते हैं, जो कालाशोक है, ठीक है, इनके समय में दूसरी बौद्ध सभा हुई थी, कहां पर हुई थी? वैशाली में। और इन्होंने बाणभट्ट जो है एक लेखक है बाणभट्ट, उसने अपनी पुस्तक हर्षचरित्र में, जिसमें उसने जो राजा हर्षवर्धन है उसके समय की जो है सारी जानकारी उसमें दी हुई है, ठीक है। तो इन्होंने बाणभट्ट ने जिक्र किया है कि राजधानी में घूमते हुए किसी ने इनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। और नंदीवर्धन या महानंदिन इनके जो है इनके वंश का अंतिम शासक था। और जो है इनके 10 उत्तराधिकारी थे जिन्होंने 22 वर्ष तक राज्य किया था। आगे बढ़ते हैं। तो शिशुनाग वंश के पश्चात जो है अब नया वंश शुरू हुआ जिसका नाम है नंद वंश, ठीक है। तो जो शिशुनाग यानी कालाशोक का जो अंतिम शासक था जिसे हमने पढ़ चुके हैं महानंदिन, ठीक है, या नंदीवर्धन, तो उसकी जिस व्यक्ति ने हत्या की थी, ठीक है, उसे महापद्म नंद कहा गया है। महापद्म नंद कहा गया है जिसने की नंदीवर्धन या महानंदिन की हत्या की थी, ठीक है, उसे महापद्म नंद कहा गया है। और जो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है, खारवेल का जो हाथी गुफा अभिलेख है, महापद्म नंद की कलिंग विजय का जो है वर्णन किया गया है। जो शिशुनाग वंश है, शिशुनाग वंश, ठीक है, विष्णु पुराण के अनुसार, विष्णु पुराण के अनुसार जो शिशुनाग वंश है उसका जो अंतिम शासक है, अंतिम शासक कौन था? महानंदिन, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो महानंदिन है, ठीक है, तो इसका जो पुत्र है महापद्म नंद, ठीक है, ये किसी शूद्र स्त्री से उत्पन्न बताया गया है, ठीक है, महापद्म नंद ये इसका क्या बताया गया है? पुत्र, और जो कि एक शूद्र स्त्री से उत्पन्न बताया गया है। लेकिन जो महाबोधि वंश है, महाबोधि वंश, उसमें जो है महाबोधि वंश में इसे उग्रसेन कहा गया है, ठीक है। जो नंद वंश है 344 से 324 ईस्वी तक रहा था। इसका अब जो शिशुनाग वंश का जो आखिरी अंतिम शासक था महानंदिन, ठीक है,
तो इसकी हत्या किसने की थी? महापद्म नंद ने, ठीक है। और जो महापद्म नंद है जब गद्दी पे बैठा तो ऐसा भी माना जाता है कि जो विष्णु पुराण है ना उसके अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि जो महानंदिन है इसका पुत्र था महापद्म नंद, जिसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पे बैठ गया और एक शूद्र कन्या से मतलब जो है उत्पन्न माना गया है इसे। लेकिन जो महाबोधि वंश है इसमें जो है इसे उग्रसेन के नाम से संबोधित किया गया है, उग्रसेन कहा गया है। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में जो है इसमें कलिंग पर विजय का वर्णन किया गया है। इसने कलिंग का युद्ध किया था, ठीक है, कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, इस चीज का जो है इसमें वर्णन किया गया है। आगे पढ़ते हैं। तो जो महापद्म नंद है इसने छत्र और विराट की उपाधि धारण की, उपाधि, और एक विशाल साम्राज्य की इसने स्थापना की थी। अब पढ़ते हैं धनानंद। धनानंद, जो धनानंद है, ठीक है, नंद वंश में जो है 9 शासक हुए हैं, टोटल 9 राजा हुए हैं, जिनमें जो अंतिम राजा है, अंतिम शासक, वह कौन है? धनानंद, ठीक है, यह अंतिम शासक है। और ग्रीक और यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा है, अग्रमीज। यह सिकंदर का समकालीन था, सिकंदर का समकालीन था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। भद्रशाल इसका सेनापति था। तो रिपीट कर लेते हैं एक बार, ठीक है। जो धनानंद है, नंद वंश में 9 शासक हुए हैं, टोटल 9 राजा हुए हैं, और जो धनानंद है इस वंश का अंतिम शासक है, ठीक है। ग्रीक और जो यूनानी लेखक हैं उन्होंने इसे अग्रमीज कहा है। ये सिकंदर का समकालीन था, समकालीन का अर्थ है उसी के टाइम का व्यक्ति, ठीक है। तो ये सिकंदर के समय का ही व्यक्ति है, यानी कि समकालीन था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और नंद को, जो नंद राजा है धनानंद, ठीक है, इसे पराजित किया। और इसका जो सेनापति था धनानंद का, वो कौन था? भद्रशाल, ठीक है। चंद्रगुप्त, आगे जो वंश है वो है मौर्य वंश, जिसके बारे में जो है मैंने पहले से ही वीडियो जो है अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।